Hello, dear friends. Today I would like to welcome all you guys. So आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी बहुत वैल्यू है हमारी होम्योपैथिक फील्ड में, we are going to discuss that one, and the topic is suppression. ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी तरह की क्रॉनिक डिसीजेस आज हमें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो किड्स हैं, चाहे वो चिल्ड्रंस हैं, अडल्ट हैं, ओल्ड एज है, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन, बहुत सारे रीजन हैं इसके पीछे, और हम एक एक करके हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। डॉक्टर हैनेमन ने करीबन 260 साल पहले ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिख दी थी। वी विल डिस्कस दैट टू। और आज की मॉडर्न पैथी जो है वो इसे किस तरह से अफेक्ट कर रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज and healing symptoms are relatively exterior manifestations of an underlying disorder. So this is the fact कि जो भी बीमारी, अगर हम होम्योपैथी को अंडरस्टैंड करते हैं तो जो सिम्टम हमें मिल रहे हैं, जो कंडीशन हमारे सामने है, दिस इज नॉट ओनली ए डिस्टर्ब वाइटल फोर्स, और उस डिस्टर्ब वाइटल फोर्स की जो एक्सटीरियर मैनिफेस्टेशन है वो ही हमारे सामने हमें सिम्टम्स और साइंस के रूप में दिखाई देती है। सो इन फैक्ट दे आर expression of vital force reacting against a disease, not the disease itself. अगर हम पैथोलॉजी की बुक उठा लें, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बुक उठा लें, तो उसमें जो चैप्टर है, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर हैं जहां पर इंट्रोडक्शन दिया गया है, वहां पर भी उन्होंने बहुत साफ तौर पर लिखा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिजीज पैदा नहीं करते। डिजीज पैदा कौन करता है? हमारी बॉडी का जो रिएक्शन है वो सिम्टम पैदा करती है, ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेम चीज डॉक्टर हैनेमन लिखते हैं कि दे आर द एक्सप्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स अगेंस्ट द डिजीज। जो हमारी वाइटल फोर्स है, जो वह हमारी वाइटल एनर्जी है, जो रिएक्शन पैदा करती है डिजीज के अगेंस्ट, वो साइन एंड सिम्टम के रूप में हमें दिखाई देती है। When the patient is treated so that some of the symptoms disappear while the underlying disorder is not addressed, the result is suppression. इसीलिए डॉक्टर हैनेमन ने ये लिखा कि सिर्फ सिम्टम को हटा देना, सिर्फ सिम्टम्स को इरेडिकेट कर देना क्योर नहीं है। जब तक इंटरनली वो सारी की सारी मैनिफेस्टेशन को अलग नहीं कर दिया जाता, ठीक नहीं किया कर दिया जाता है, क्योर नहीं कर दिया जाता, तब तक
there is no cure. Agar when the patient is treated so that some of the symptoms disappear while the underlying disorder is not addressed, the result is suppression. तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? Suppression. That is the illusion of cure, while actually intensifies the internal disease by blocking of some of the natural outlet. Ki we are going to block the outlets, so the internal disease increased day by day. तो डॉक्टर हैनेमन, अगर ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन की हम बात करें तो एफोरिज्म नंबर 201 में क्या लिखते हैं? इट इज एविडेंट, इसके सबूत हैं, दैट मैन्स वाइटल फोर्स व्हेन encumbered with a chronic disease which it is unable to overcome by its own, कि जब किसी भी पर्सन की वाइटल फोर्स को कोई क्रॉनिक डिजीज, और यहां पर एक वर्ड लिखा है अकम्बर्ड. अकम्बर्ड मतलब होता है कि किसी चीज को इस तरह से पकड़ लेना जहां पर किस बॉडी फंक्शन की मूवमेंट का हो पाना डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है. कि जब कोई क्रॉनिक डिजीज इस तरह से वाइटल फोर्स को पकड़ लेती है, देन विच इज अनएबल टू ओवरकम बाय इट्स ओन पावर, तो वाइटल फोर्स अपनी शक्ति से उस कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाती. देन क्या होता है? अडॉप्ट द प्लान ऑफ डेवलपिंग ए लोकल मेलेडी. तो उसके अगेंस्ट वाइटल फोर्स क्या करती है? एक प्लान बनाती है कि वो एक्सटर्नल बॉडी पर, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन पर, स्किन के ऊपर एक तरह की मेलेडी, एक तरह की डिजीज पैदा करती है. Adopt the plan of developing a local malady on some external part solely for this object, that by making and keeping in a disease state that part which is not indispensable to the human life, जो कि खतरनाक नहीं है ह्यूमन लाइफ के लिए, इट मे देयर बाय साइलेंस द इंटरनल डिजीज. जैसे ही वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन पैदा होगी, जैसे ही वो एक्सटर्नल इरप्शंस पैदा होगी, तो वो क्या करेगी? इंटरनल डिजीज को साइलेंट कर देगी, विच अदरवाइज थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय द वाइटल ऑर्गन, जो कि इंटरनल ऑर्गन, जो वाइटल ऑर्गन है, उनके लिए खतरनाक है. फिर सुनिए कि ये इस बात के सबूत हैं. इट इज एविडेंट दैट कि जब वाइटल फोर्स को कोई भी क्रॉनिक डिजीज पकड़ लेती है, तो वाइटल फोर्स अपनी पावर से उस क्रॉनिक कंडीशन से बाहर नहीं आ पाती. और जब वो बाहर नहीं आ पाती है, तो फिर वो एक सेकंड प्लान बनाती है, जहां से कि वो एक कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम पैदा कर दे, जैसे कि इरप्शंस पैदा कर दी, ईचिंग पैदा कर दी, अल्सर पैदा हो गए, वॉट्स पैदा हो गए, या फिर सोराइसिस पैदा हो गया, एक्जिमा हो गया कहीं पर. क्योंकि जो स्किन है, दिस इज लीस्ट हार्मफुल ऑर्गन, तो वहां पर वो ये इस तरह की इरप्शंस पैदा करती है, ताकि इंटरनल जो ऑर्गन है वो सेफ हो जाए. सो it may thereby, so speak, transfer the internal disease to the vicarious local affections. जो internal disease थी उसको externally transfer कर दिया गया. And the presence of local affection thus silence
फॉर ए टाइम द इंटरनल डिजीज, जो कि बाहरी तौर पर जो इरप्शंस पैदा हुई, जो बाहरी तौर पर स्किन डिजीज पैदा हुई, उसने इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है, जो इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको कुछ टाइम के लिए शांत कर दिया। लेटेंट फॉर्म में चलेगी, पूरी तरह ठीक नहीं हुई। लोकल अफेक्शन का पैदा होना इंटरनल प्रॉब्लम का खत्म होना नहीं है यहां पर। दिस इज ए अल्टरनेटिव वे टू सेव द वाइटल ऑर्गन्स। तो उसने एक तरीका अपना लिया कि वाइटल ऑर्गन को सेव कर लिया जाए, इसलिए एक्सटर्नली इरप्शंस पैदा हो गए थ्रू विदाउट बीइंग एबल ईदर टू क्योर इट और डिमिनिश इट मटीरियली। ना तो उसने उसको खत्म किया है, ना ही उसको कम किया है, बट उसने इंटरनल ऑर्गन को सेव करने के लिए कुछ टाइम के लिए एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, एक्सटर्नल सिम्टम पैदा कर दिए, जिसकी वजह से इंटरनल जो प्रॉब्लम है वो लेटेंट फॉर्म में चली गई। The local affections, however, is never anything else than a part of a general disease. जो local affection पैदा हुई हैं, वो कोई अलग से डिजीज नहीं है। This is the internal, this is only a internal manifestation of internal disease. This is the external manifestation of internal disease. अंदरूनी तौर पर जो ऑलरेडी डिजीज है उसकी एक मैनिफेस्टेशन है एक्सटर्नल वन, बट ए पार्ट ऑफ इट इंक्रीज्ड ऑल इन वन डायरेक्शन बाय ऑर्गेनिक वाइटल फोर्स एंड ट्रांसफर टू द लेस डेंजरस पार्ट ऑफ द बॉडी इन ऑर्डर टू अलाई द इंटरनल एलिमेंट। तो उसने क्या किया है, इंटरनल प्रॉब्लम को, इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल वाइटल ऑर्गन को सेव करने के लिए जो उसकी डेंजरस पार्ट है, जो उसकी खतरनाक हम उसको क्या बोल सकते हैं, मैनिफेस्टेशन है, उसको रोकने के लिए उसने एक अलग तरीका अपना लिया ताकि वो जो अफेक्शन है वो आउटर लेस डेंजरस पार्ट तक चली जाए, एक डायरेक्शन दे दी उसको। बट बाय दिस लोकल सिम्टम दैट साइलेंस द इंटरनल डिजीज so far from anything being gained by vital force to us, diminishing or curing the whole malady, the internal disease on the contrary continue in spite of it, generally to increase, and nature is constrained to large and aggravate the local symptoms always more and more in order that it may still suffice as a substitute for the increased internal disease and may keep still it under। कि इंटरनली जो प्रॉब्लम है अगर उसको एड्रेस नहीं किया गया तो धीरे 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 क्या होगा, जो इंटरनल डिजीज है वो भी बढ़ेगी। अगर इंटरनल डिजीज बढ़ेगी तो उसके मैनिफेस्टेशन एक्सटर्नल तौर पर भी दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन ओल्ड अल्सर ऑन द लेग गेट वॉश एज लॉन्ग एज इंटरनल सोरा इज अनक्योर्ड। अल्सर पैदा हो गया, वो धीरे 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 अब और बढ़ रहा है। इट मीन्स जब तक इंटरनल उस सोरा को क्योर नहीं किया जाएगा तो एक्सटर्नल जो सिम्टम है धीरे 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 आपको उसमें भी बढ़ोतरी नजर आएगी। The canker enlarge as long as the internal syphilis remain uncured। अगर सिफिलिस को हम ठीक नहीं करते हैं तो धीरे 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 उसके सिम्टम आपको एक्सटर्नली वॉश नजर आएंगे। The figwort increase and grow while the psychosis is not cured, whereby the latter is rendered more and more difficult to cure। धीरे 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 और difficult होता जाएगा क्योर होना।
So just as the general internal disease continue to increase as time goes on, धीरे 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 क्या होगा, इंटरनल जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएगी, उसकी मैनिफेस्टेशन में आपको उसकी जो आउटर सिम्टम है, आउटर डिजीज है, वो भी इंक्रीज बढ़ती हुई नजर आएगी। ये है एफोरिज्म नंबर 201, जहां पर डॉक्टर हैनेमन ने सुप्रेशन के बारे में कुछ चीजों के बारे में कुछ हिंट दिए हैं। अब 202 एफोरिज्म क्या कहता है? इफ द ओल्ड फिजिशियन शुड नो नाउ डिस्ट्रॉय द लोकल सिम्टम बाय टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल रेमेडीज अंडर द बिलीफ दैट ही देयर बाय क्योर द होल डिजीज। कि यहां पर अगर किसी भी तरह से एक्सटर्नली उस लोकल अफेक्शन को ठीक करने की कोशिश की गई, जिसे कि वो मानते हैं कि अगर हमने एक्सटर्नली उसको साफ कर दिया है तो इट मीन्स कि हमने डिजीज को ठीक कर दिया है। नेचर मेक्स अप फॉर इट्स लॉस बाय राउजिंग द इंटरनल मेलोडी। तो नेचर क्या करेगी, उस की जगह पर जो इंटरनल डिजीज लैटेंट फॉर्म में थी उसको फिर से एक्टिवेट कर देगी। एंड द अदर सिम्टम दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड इन ए लेटेंट स्टेट साइड बाय साइड विद अ लोकल अफेक्शन, दैट इज टू से शी इंक्रीज द इंटरनल डिजीज। तो फिर इंटरनली डिजीज पैदा होगी, बढ़ेगी। और डॉक्टर हैनेमन ने क्रोनिक डिजीज में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो दिए हैं। हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं उनमें से। इसमें से जो पहला एग्जाम्पल है, ए मैन, क्रोनिक डिजीज में डॉक्टर हैनेमन ने जो केसेस दिए हैं सुप्रेशन के, ए मैन 30 to 40 ईयर ऑफ एज हैज अफ्लिक्टेड विद द इच फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर। बहुत सारा टाइम पहले उसे इंटरनल डिजीज हुई थी, इचिंग हुई थी, एंड इट हैड बीन ड्रिवन अवे बाय ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट लगाया गया, उसके बाद वो इरप्शंस चलेगी, फ्रॉम विच टाइम ही हैड बिकम मोर एंड मोर एस्थमेटिक। जैसे ही इरप्शंस को ठीक किया गया वैसे वैसे जो एस्थमेटिक कंडीशन थी उस पेशेंट की बढ़नी शुरू होगी। हिज रेस्पिरेशन बिकम एट लास्ट इवन व्हेन नॉट इन मोशन, वेरी शॉर्ट, एक्सट्रीमली लेबर्ड, इवन तक यहां तक जो कंडीशन पहुंच गई कि अगर वो लेटा हुआ है तब भी उसकी सांस फूल रही है। एमिटिंग एट द सेम टाइम ए कंटिन्यू हैसिंग साउंड बट अटेंडेड विद ओनली लिटिल कफिंग। ही वॉज ऑर्डर एन इंजेक्शन ऑफ 1 gram of sequelis and to take internally 3 grain of sequelis, but by mistake he took the dram of sequelis internally. He was nearly losing his life with the nausea and retching. Soon after this, the itching appeared again on his hand, his feet, and the whole body in a great abundance, and by this means the asthma was at once removed. So this is a classic example. होम्योपैथी में डॉक्टर हैनेमन ने किस तरह से सुप्रेशन को एक्सप्रेस किया है और ये डेली लाइफ में हमें मिलेगा। तो डॉक्टर हैनेमन क्या कहते हैं, व्हेन दिस अक्कर इट इज यूजुअली टू से थ्रू इनकरेक्टली दैट द लोकल अफेक्शन हैज बीन ड्रिवन बैक इनटू द सिस्टम और अपॉन द नर्व्स बाय एक्सटर्नल रेमेडीज। यहां पर 201 एंड 202 में डॉक्टर हैनेमन ने सुप्रेशन के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं।
दूसरी जो कंडीशन है वो है नेचुरल और आर्टिफिशियल सुप्रेशन. इज इट पॉसिबल कि जो नेचर है उसमें भी कुछ ऐसी कंडीशनें हैं जो सुप्रेशन पैदा करती हैं, और वो कौन कौन सी हैं? Suppression of the body normal functions sometimes happen not from medication. ये मेडिकेशन से नहीं हो रही. मेडिकेशन का एक चैप्टर और है, वो हम डिस्कस करेंगे. Not from medication but from the influence of the external factor. ये external factors क्या है? So we have to understand the external factor beside medication. Medications are not only the single thing which cause suppression, but the external factors. So we have to understand what kind of external factor. So उसमें क्या है? They can be mental and emotional trauma. They can be mental and emotional traumas. दूसरा, such as fright, anger, vexation, sudden emotional shock, disappointments, grief, mental work, anticipation anxiety, hearing bad news, embarrassment, humiliation, climatic factors like wet or excessive cold or heat. And laboratory has lots of these kind of suppressions, like hemorrhage from suppressed anger. Hemorrhage from suppressed anger. Menses suppressed from anger. Trembling from suppressed anger, sexual desire in excess from suppressed anxiety. Anxiety, stool, diarrhea, suppressing from destructiveness, excitement, emotions from suppression, dullness, coryza suppressed aggravation. Menses suppressed or scanty, fear from डर की वजह से मेंसेस का सुप्रेस हो जाना. बहुत गुस्सा आया, रेज, हेमरेज फ्रॉम सुप्रेस्ड रेज. स्लीपलेसनेस, इमोशंस फ्रॉम सुप्रेस्ड. सुसाइडल डिस्पोजिशन, हेडेक विद क्रॉनिक फ्रॉम सुप्रेस फुट स्वेट. फुट की स्वेट को सुप्रेस्ड करने से सुसाइडल डिस्पोजिशन का पैदा हो जाना. दिस इज स्ट्रेंज, बट दे आर एक्चुअली प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, स्लीपलेसनेस फ्रॉम ग्रीफ और एक्साइटमेंट. इज इट नॉट स्ट्रेंज? यस, दिस इज स्ट्रेंज. Abdominal pain from vexation. Menses suppressed from grief, from feet wet. Perspiration suppressed by chilling. Milk suppressed by chilling. ठंड लग गई, ब्रेस्ट मिल्क आना ही बंद हो गया. Different. Yes, this is suppression. And these external factors produce suppressions. Emotions cause suppressions. Different type of, and our repertory has lots of suppressions. Even obstruction, stop sensation, menses suppressed, absent with. नेजल डिस्चार्ज हुआ,
नेजल डिस्चार्ज को किसी भी रूप से हमने बंद कर दिया, पीरियड्स बंद हो गए. And there is no connection between nasal discharge and menstrual discharge. But it happened. And these are strange. And this is suppression. This is suppression. We must not underestimate the power of suppression after an emotional shock is particular. We cannot underestimate these emotional states which cause suppression. So we have to understand what emotions cause what type of suppression. An emotional shock is equal in the suppressive power to 1,000 cup of coffee. A single emotion, एक इमोशन 1,000 कप कॉफी के जितना पावरफुल होता है. इतनी ज्यादा उसमें पावर होती है किसी चीज को, इवन जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको सुप्रेस करने की. Is it not strange? Yes, this is strange. This is important. Very important. And the homeopath can resolve these conditions by prescribing for the totality, beginning with the never well sense. तो यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या है? नेवर वेल सेंस. डॉक्टर साहब, उस टाइम जब मुझे गुस्सा आया था, उस टाइम के बाद से मुझे पीरियड्स नहीं आए. डॉक्टर साहब, उस टाइम के बाद से कभी भी मेरा पेट दर्द होना बंद नहीं हुआ. So when never well since, and never well since is one of the most important, one of the most striking feature and one of the most evident cause of suppression. That's why never well since is very, very important. कि डॉक्टर साहब, जब से मेरा वो मुझे कोराइजा हुआ था, मुझे मेडिसिन दी, जब से वो मैंने मेडिसिन खाई है तब से मुझे डायरिया हो गया, मेरा फीवर ही नहीं उतर रहा, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए डॉक्टर साहब. उसकी वजह से, उस कंडीशन की वजह से मैं आज तक ठीक नहीं रहा. नेवर वेल सिंस. So what we need here in that patient, we need anti-miasmatic drug. Only that anti-miasmatic drug will produce an exact cure. So another form of natural suppression can happen when one disease suppress another dissimilar one. ये भी ऑर्गेनन में लिखा गया है. Hahnemann observed in organ an acute disease may suppress another acute one till the first one is cured. तब तक उसको suppress रखती है जब तक कि उसको ठीक नहीं किया जाता. Or it may suspend the chronic until the acute has run its course. क्रॉनिक कंडीशन थी, उसके बाद एक न्यू मैनिफेस्टेशन आ गई. न्यू मैनिफेस्टेशन ने क्रॉनिक कंडीशन को दबा दिया. जब तक उसने अपना कोर्स पूरा किया, उसके बाद क्रॉनिक डिजीज फिर से पैदा हो गई. फॉर एग्जाम्पल, ए क्रॉनिक नी पेन मे बी टेम्परेरली ओवरशैडोड बाय एक्यूट इंटेंस टूथेक. दांत का दर्द डॉक्टर साहब इतना ज्यादा था कि मेरे घुटने का दर्द मुझे फील नहीं हुआ. And this happened. And we can see these conditions on regular basis. So these forms of natural suppression are fairly common and
amenable to the homeopathic treatment. Yes, we can treat these conditions in homeopathy, which will restore the suppressed natural functions. But only with the exact way of homeopathic prescribing, just by following the rule and regulations of homeopathy. They are not well treated by allopathic medicine because they do not fit this paradigm. Emotional trigger may be treated with a referral for the psychotherapy. Most of the time, what they did, if there is any emotional problem, they refer to the psychotherapy, but unfortunately, for all often they will treat it with neurotransmitter modulators such as Prozac and Zolofit, which only lead to further emotional suppression. तो वो मेडिसिन इस तरह से देते हैं कि डॉक्टर साहब जब से ये इसको मेडिसिन दी है ये तो बेड से ही नहीं उठता, लेटा ही रहता है बस, इसकी एक्टिविटी डल हो गई बिल्कुल, किसी से बात नहीं करता, किसी से कोई बात नहीं. So what is happening here? And I often heard my patients that who complained of feeling emotionally dead or flat on these medications. जब भी इस तरह की उनको मेडिसिन दी जाती है, they are emotionally dead. There is no emotions. कोई इमोशंस नहीं है वहां पे. As for patient who complained of feeling emotionally dead, as for suppression from physical trigger, allopathic medicine does not recognize it or treat it. Because allopathy में इस तरह के जो इमोशनल सप्रेशन होते हैं या नेचुरली सप्रेशन होते हैं उनको कोई जगह नहीं दी जाती, ना उनको उनके पास उनको ठीक करने का कोई तरीका है. नेक्स्ट जो आता है वो आता है आर्टिफिशियल सुप्रेशन. अभी हमने पढ़ा है नेचुरल और एक्सीडेंटल सुप्रेशन. ये नेचर या एक्सीडेंटल सुप्रेशन है जो ना चाहते हुए भी हम फेस करते हैं. आर्टिफिशियल क्या है? Unfortunately, most doctors and patients alike look to removal of the symptom as the goal of treatment. मेरे symptoms नहीं बाहर आ रहे, it means that's okay. I'm good. If I don't feel any symptom, I'm good. Recently, like herpes medications that actually boasted it is all about suppression, but the most visible symptoms, the one for which patient first request treatment, also the vital force attempt to keep the disease force on the least important external part of the body, usually the skin. Look at the relatively innocuous initial manifestation of herpes zoster, shingles, syphilis, gonorrhea, before suppression lead to their more destructive secondary and tertiary phases. So in these conditions, what they are doing, they always give you external applications because they think that if the outer eruptions are gone, if the outer eruptions are treated, we will actually treat the disease. But these external application, even few homeopath give you a ointment to eradicate these eruptions. Even they promote polypharmacy. But can we treat these conditions with polypharmacy? Never. Before a 50-year ago, most of the times, the running nose is treated with quick wipes of the sleeves. Nowadays, what
what doctor do, they give you a nasal spray which totally suppress the inoculous outlet, resulting the more children suffering from asthma because their nose and cough symptoms were suppressed. और बहुत सारे जो पेरेंट्स है वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब पहले इसको कोराइजा होता था, जल्दी जल्दी जुकाम हो गया, फिर इसको टॉन्सिल भी बढ़ने शुरू हो गए, टॉन्सिल बढ़े, फिर उसके बाद हमने इसको मेडिसिन दिलवाई, गला खराब होने लग गया, गला खराब हुआ, उसके बाद इसकी चेस्ट में भी प्रॉब्लम आ गई, अब चेस्ट भी वीज करती है. इट मीन्स they are not treating, they are just suppressing. तो suppression कहां तक पहुंच गई? Vital organ. Lungs are vital organ. If these organs are involved, it means they are just eradicating the symptoms, not curing the disease. So, aggressive allopathic treatment tend to move the disease inwards to the more important vital organs like lungs, brain, heart, liver, and pelvic organ. And under homeopathic treatment, correctly addressing the underlying miasm, the original suppressed manifestation should undoubtedly reappear. If we have a correct way of treating the patient, we will definitely reappear these symptoms. And if these symptoms are reappear, it means we are going to save the vital organ. We will save the vital organs. But we have to understand the miasmatic prescription first. What are latent sora? What is sora? What is psychosis? What is syphilitic manifestation? Before these all conditions, we have to read one book, this one, The Chronic Diseases and its Peculiar Nature. This book will give us hint how to treat, how to manage, how to understand miasmatic prescription. So we have a symptoms, we should know the value of symptom. Which symptom is more important than the remaining one? Syphilitic, psychotic, or soric, or latent sora. Because there are lots of manifestation of latent sora is there. Sometimes we have a just soric eruptions, but we are using antisyphilitic remedy, antipsychotic remedy, but in that place we didn't use the antisoric. That's why the results are late. That's why we most of the times we cannot understand the nature of the disease. And if we know what happened if somebody is suffering from asthma, if we understand what happened before this asthma, then when we can ask the question, what kind of conditions produced before asthma? Is there any fever? Is there any eruptions? Or is there any other thing? Or maybe a vaccination or vaccinosis? So, a homeopath with no understanding of miasm, फिर सुनिए, वो सभी के सभी होम्योपैथ जिन्हें मियाज्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, could unknowingly keep treating the surface symptom and palliate the disease. They are just palliation, producing palliation. If patient is saying that I am feeling good, it means if he did not give an anti-miasmatic treatment, if he did not understand the actual way of treatment, because
prescribing is not a single type. There are lots of different type of prescribing, and every single case need different prescription. I already mentioned. A homeopath with no understanding of miasm could unknowingly keep treating surface symptom and palliate the disease with superficial remedy rather than curing. And patients who were originally curable can thus become incurable through successive palliative treatment. Whether homeopathic or allopathic, doesn't matter. If they are giving the opposite reaction, it means they both are suppressing. Indeed, unfortunately, the inexperienced homeopath can contribute to the phenomena of artificial suppression by prescribing non-miasmatic remedies. That's why this is called artificial suppression, because we knowingly or unknowingly, we are suppressing the condition. We are palliating the condition. We are not giving the cure, because there is no discussion on this topic. If there is no discussion, we cannot know about suppression. और इस टॉपिक को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा सुप्रेशन के केसेस होम्योपैथ को ही मिलते हैं. सबसे ज्यादा केसेस हमारे पास आते हैं सुप्रेशन के. So, after this, in next session, we will discuss some specific method of suppression. It may be a medication, it may be a nuclear medicines, it may be a surgery, it may be a palliations, it may be a thyroid or adrenal support therapy. Then after that, we will discuss the treatment. What we should do to address these conditions. What we should do. So, discussion is the only way. Discussion is the only way to understand, because जब तक ये डिस्कशन नहीं होगा हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा. और knowingly और unknowingly we are doing the same thing what allopathies do. जो वो कर रहे हैं सेम चीज हम कर रहे हैं. We are palliating. So, regular reading, regular discussion will help us to understand the better way of treatment. If any questions regarding this, please ask. We will going to discuss, but after that we will move forward. और ये जो सुप्रेशन का चैप्टर है धीरे धीरे हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ या इसकी जो और मैनिफेस्टेशन है उनकी तरफ बढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.